हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सेट 2 स्टार्ट करेंगे। सेट 1 हमने समाप्त कर लिया है 346 JS। आज सेट 2 346 JT, यस के बाद टी आता है, आप देख पा रहे हैं JT, इसे सॉल्व करेंगे। तो सेट 1 आपने बढ़िया से देखा है और आपको पूरी तरीके से उम्मीद करते समझ में आया होगा और अच्छा हमें लगा कि आपने पूरा उसको देखा, पूरा वीडियो वॉच किया, तो इसीलिए हमको थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो मैं आज आप सबके लिए सेट 2 346 JT बना रहा हूं। तो गाइज इसको भी स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा और यही से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सेट 2 346 JT का पहला पार्ट, खंड आ ये सॉल्व करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं साइड में ये क्वेश्चंस है खंड आ में, तो बहुविकल्पी हैं। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का इसमें कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, तो विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। ध्यान से देखिए, अभी इसमें दो कंडीशन दे रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है, 80 न्यूटन बल कार्य करता है, ठीक है। ये 80 न्यूटन बल कार्य, F नॉट का मतलब है निर्वात में, ये जो दोनों आवेश रखे हुए हैं निर्वात में, वहां पर कितना बल लग रहा है, 80 न्यूटन। फिर सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, परावैद्युत माध्यम यानी कोई मीडियम है उसमें रखते हैं, तब ये फोर्स जो है हो जाता है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन हो जाता है। तो आपको यहां पर बताना है माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, तो K इज इक्वल होता है, फार्मूला आप लिखेंगे, सूत्र है K इज इक्वल F नॉट अपान एफ एम, F नॉट अपान एफ एम, ये होता है सूत्र होता है। इस सूत्र से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि K की वैल्यू क्या आएगी। F नॉट दिया गया 80, FM मीडियम के लिए जो फोर्स है 8, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 हम 80 यानी 10, K यानी माध्यम के परावैद्युतांक जो आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। तो इसका जो विकल्प होगा सेकंड, राइट होगा का सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड विकल्प इसका सही होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अब खा देखेंगे। फर्स्ट का खा है कि एक नाभिकीय अपक्रिया में यक्स क्या है बताना है। ध्यान से देखिएगा, 2He4 हीलियम हो गया ये, प्लस नाइट्रोजन दिया गया है जिस, ठीक है, 14 है ये, और गिव्स दैट ऑक्सीजन ये 17 है, ठीक है, प्लस एक्स। ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें दिया गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष बैलेंस होने चाहिए, दोनों साइड। यहाँ 14 4 18 7 2 9, ये 1 7 2 9, यहाँ 8 है, एक हमको चाहिए 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। यहाँ 14 4 18 17 है, एक यहाँ पर भी चाहिए हमको, तो ये 17 1 18, ये 8 1 9 हो जाएगा। और कौन सा तत्व होगा ये, प्रोटॉन, कौन बैलेंस करेगा इसको, प्रोटॉन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन जो है वो बैलेंस करेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और यही इसका परमाणु भार है, तो यही इसका इसे बैलेंस कर पाएगा प्रोटॉन ही, यानी इसमें खा का जो फर्स्ट होगा ये राइट होगा, प्रोटॉन, ठीक है। अब गा देखते हैं। गा में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। यह क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में, इसको ध्यान से सुनिए मेरी बात,
जो बोहर का परमाणु मॉडल था, जो बोहर ने परमाणु मॉडल दिया, तो उन्होंने बताया, उनका एक रूल था, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग s/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, और इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग mvr, ठीक है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, और जिनमें ये कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है उन कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं? स्थिर कक्षा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थिर कक्षा। ठीक है, ये चीज। अब इसमें कह रहा है हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो n होगा कितना होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर कोणीय संवेग का अंतर जो आएगा h/2 पाई होगा। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? h/2 पाई कौन है? फर्स्ट, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा, गा में। ठीक, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे ध्यान रखना है, बोहर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, नेक्स्ट घा, इसको इरेज कर लेते हैं और हम घा देखेंगे, फर्स्ट का घा। ठीक, बड़ा ही अच्छा ये टॉपिक है, बोहर का परमाणु मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जो घा है, घा में कहा जा रहा है अल्फा कणों के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये हो गया एक परमाणु, इसका ये नाभिक हो गया, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। उन्होंने जैसा कि अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया ये यहाँ पर पॉजिटिव कुछ चार्ज है और अल्फा कण आ रहे थे, यहाँ से क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अल्फा कण क्या थे? ये भी क्या थे? पॉजिटिव। तो सेम चार्ज, समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो वही चीज है, यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आवेश के कारण फोर्स लग रहा है। तो ये कौन सा बल होगा? कूलामी बल। इसमें दिया भी गया है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, कूलामी बल, कूलामीय बल। ठीक, घा के बाद गा देखेंगे, घा के बाद अंगा। ठीक है, अंगा ये है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास है। परावैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास है, कितना होता है ये बताना है। तो परावैंगनी का जो आवृत्ति परास होता है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा 3 ये रटने की चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। साइड में आप टेबल भी देख पा रहे होंगे इससे रिलेटेड, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। टोटली यहाँ पर टेबल का रेंज बना हुआ है आवृत्ति का। ठीक है, तो इसको आप नोट, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, राइट होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला घा के बाद अंगा, फिर इसके बाद है चा। चा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य जो है पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब का व्यास बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, थीटा दिया गया है, कोणीय व्यास है, ये 5 डिग्री दिया गया है, इसको आप कोणीय व्यास बोलेंगे यहाँ पर। ठीक, 0.5 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 5 डिग्री, इसको आप एक काम करिए, रेडियन में बदल लीजिए। तो 0.5 रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई/180 रेडियन। ठीक है,
ये रेडियन हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब का व्यास। तो गाइस इसमें प्रतिबिंब का व्यास हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के व्यास के लिए इसके लिए फार्मूला होता है प्रतिबिंब का व्यास, नोट कर लीजिएगा। प्रतिबिंब का व्यास इज इक्वल, प्रतिबिंब का व्यास बराबर होता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी गुणे कोणीय व्यास। ये कोणीय व्यास है जो 0.5 डिग्री दिया गया है, कोणीय व्यास है। प्रतिबिंब का व्यास निकालना है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ये फोकस दूरी दी गई उत्तल लेंस की, कोणीय व्यास कितना है 0.5 इंटू पाई अपान 180। ठीक, इसको टोटल अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, पाई की वैल्यू आप रख देंगे 22/7 और इसको टोटली अगर हल करेंगे तो जो इसमें विकल्प है 0.43 सेंटीमीटर आएगा, 0.43 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, यानी इसका जो विकल्प सही होगा फोर्थ वाला सही होगा, फोर्थ इसका ऑप्शन राइट होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खंड ब, आप देख पा रहे हैं साइड में, ये खंड ब का जो सेकंड का है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। लेम्डा इज इक्वल होता है H/mv, ठीक है, या H/p संवेग, H/mv। ठीक, ये होता है। तो इसको गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है तो लेम्डा बराबर हम लिख सकते हैं H/p की जगह पर √2m/k, ये फार्मूला। ठीक, लेम्डा बराबर H/2m/k। बाकी और भी फार्मूले होते हैं, यहाँ पर हम आपको लिख के इकट्ठा इसको हम बता दे रहे हैं। H बराबर √2m/k संवेग, और अगर विभव के पद में कहा जाए तो 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप ये भी आप नोट कर सकते हैं, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में, तो गतिज ऊर्जा का ये पद हो गया। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं। 1 नंबर सिंगल मार्क क्वेश्चन है का खा क्वेश्चन। खा देखिए, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो। ये हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। यह एक हमने प्रिज्म मान लिया, ये एक प्रिज्म है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक प्रिज्म मान लिया। ठीक है, ये प्रिज्म, यहां से ये प्रकाश किरण आई। ठीक, ने यहां से एक अभिलंब डाल दिया। ठीक, प्रकाश का क्या हुआ, यहाँ से इसको सीधा निकलना चाहिए, इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो गया। यहाँ से एक हमने अभिलंब खींच लिया, इस प्रकार से ये क्या हुआ। नॉर्मली प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है प्रकाश का, ऐसे होता है। अब इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है,
ये कोण क्या होता है, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। ये कोण होता है I1, ये कोण होता है I2। ये कोण क्या होता है, ये होता है R1, ये कोण क्या होता है, ये होता है R2। ठीक, ये होता है R2, नोट कर लेंगे, इसको ध्यान से नोट करेंगे। ये होता है बिल्कुल R2। ठीक, तो ये आप नोट कर लेंगे, ये R2 होता है, जानते रहिए। तो हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन सारी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर 1/sin c, या sin c बराबर 1/n, c बराबर sin इनवर्स 1/n, sin इनवर्स 1/n। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, c बराबर ये होता है। ठीक, ये अपवर्तनांक हो गया पदार्थ का, प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया, क्या कहते हैं क्रांतिक कोण में रिलेशन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये कुछ इस प्रकार से नहीं, परावर्तन ही होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो यानी जो रेज यहां पर जा रही हैं, ध्यान से देखिएगा, जो रेज यहां पर जा रही हैं, ये यानी अब प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए, सघन से विरल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन होती है, पहला सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है, सेकंड आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो यहां पर ये रेज प्रिज्म की बात कर रहा है, तो ये R2 ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये जो होगा, ठीक है, यहां पर क्रांतिक कोण का मतलब ये हुआ कि क्रांतिक कोण क्या होता है, यानी सघन से विरल में प्रकाश जाए, जब आपतन, इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो ये दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। n बराबर 1/sin c, c बराबर sin इनवर्स 1/n हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, और हमको ये प्रूव करना है, और सघन से विरल में प्रकाश जाना चाहिए, कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब यहां से देखते हैं, यहां पर आप जानते हैं, जब हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालते हैं, n बराबर sin del m प्लस a/2 अपान sin a/2, वहां पर एक रिलेशन हमको प्राप्त होता है, प्रिज्म कोण A बराबर R1 प्लस R2, ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है, ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, उस केस में आप ये रेज लेंगे और ये अभिलंब हो जाएगा, ये रेज इधर न जाकर ये पूरी तरीके से इधर आ जाएगी। तो R1 इस केस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, R1 0 हो जाता है, यानी A बराबर क्या आ जाता है, R2। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में R1 को हम 0 इक्वल ले लेंगे। ठीक, तो R1 0 ले लें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, हम केवल कंसीडर कर रहे हैं बस। तो R1 0, तो A बराबर आप 2 ले सकते हैं, A बराबर 2। तो यहां पर एक कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, यानी जो आपतन कोण होता है वो बड़ा होगा क्रांतिक कोण से। तो आपतन कोण यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से रेज जा रही है तो सघन से विरल में, तो R2 जो हो जाएगा ये आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा, R2 क्या हो जाएगा, आपतन कोण। C क्रांतिक कोण क्या आया है, साइन इनवर्स 1/n। ठीक, साइन इनवर्स 1/n आया है, ये सेकेंड कंडीशन। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि A बराबर R2 होता है, A बराबर R2 यहां से, तो R2 की जगह पर आप A रख सकते हैं, A ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, यही हमें प्रूव करना था। इसको इस प्रकार से हल करेंगे। फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म के
लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन ये होनी चाहिए, प्रिज्म कोण बड़ा होगा किससे, क्रांतिक कोण से। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश आना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन होती है। यहाँ पर हम प्रिज्म बना लेंगे और प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक n बराबर, जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं वहां से a बराबर R1 प्लस R2 भी हमको प्राप्त होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो हमको इस सरफेस को केवल कंसीडर करना है, सघन से विरल में प्रकाश जा रहा है, तो ये जो R2 होगा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और ये प्रकाश जो किरण इधर की ओर निकल रही है, निर्गत किरण, इसमें निर्गत किरण होती नहीं उस कंडीशन में। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये प्रकाश किरण जो है बिल्कुल इधर आ जाएगी, तो उस केस में हम R1 को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम केवल कंसीडर कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यानी R2, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, ये R2 हो जाएगा और ये जो कोण होगा ये I2 जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये I2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये I2 कुछ इस प्रकार से इस सरफेस के लिए हम केवल कंसीडर कर रहे हैं। तो n बराबर 1/sin c होता है, तो यहाँ से sin c बराबर 1/n, c बराबर sin इनवर्स 1/n हो जाएगा, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद I ग्रेटर देन c दिया गया है, तो I की जगह पर आप क्या लिखेंगे, I जो है आपतन कोण यहाँ पर क्या है, R2 है, हमने R2 लिखा, C क्रांतिक कोण हमने sin इनवर्स 1/n माना है। फिर हमने बताया आपको पूर्णांतिक परावर्तन हो, R1 उस केस में 0 हो जाएगा, तो A बराबर R2 यानी A बराबर R2 यानी R2 की जगह आप A लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा एक क्रिटिकल था क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिएगा वीडियो, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे आप। अगला क्वेश्चन है गा कि समान लंबाई के तांबे के दो तारों का व्यास का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। ध्यान से देखिए, इनके प्रतिरोधों की तुलना करना है और समान लंबाई इन तारों की क्या है, समान है, ठीक है, और व्यास का अनुपात दिया गया है। व्यास का अनुपात कितना दिया है, 2:1। इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो ये तार जो है तांबे के बने हैं, सेम मटेरियल के हैं। रो बराबर हम जानते हैं RA/L, राल, RA/L राल, ठीक है। तो दो तार हैं, लंबाइयाँ उनकी समान है। पहले के लिए हम प्रतिरोध R1, दूसरे उसका एरिया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा A1 मान लेते हैं पहले तार के लिए, और दूसरे तार के लिए रो सेम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। ये R2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और लंबाई सेम है, ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1 A1, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर R2 A2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपाते R2, ठीक, A2/A1। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है तार का अनुप्रस्थ काट का मतलब ये सर्कुलर शेप होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R2, 2 है A2, तो R2 के पद में लिखेंगे। यहाँ पर A1 है तो पाई R1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, R1/R2, R1/R2, ठीक। अब यहाँ पर व्यास का अनुपात दिया गया, अगर इसको हम व्यास के टर्म में लिखें कुछ इसी प्रकार लिख पाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर व्यास के पद में लिखते हैं तो D2² ठीक है। तो R1/R2 व्यास का जो अनुपात दिया गया 2:1, यानी कहने का तात्पर्य जो व्यास का अनुपात दिया गया है D1/D2 2:1 दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। तो D1 जो है 2 है, तो नीचे यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो R1:R2 कितना जाएगा, 1:4, ठीक, 1:4 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो पहला वाला तार है उसका व्यास ज़्यादा था, 2 था। पहले वाले तार का व्यास जो था 2 टाइम्स था, और सेकंड वाले तार का जो डायमीटर था
पहले वाले तार का व्यास 2, सेकेंड वाले का व्यास 1, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया इनका प्रतिरोध, यानी मोटे तार का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। कुछ इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट घा, ये गा था, घा, घा क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? नोट कर लेंगे इसे आप। नहीं, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो देहली तरंग दैर्घ्य जो होता है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, नहीं इसको लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा नॉट, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब यानी प्रकाश फोटॉन के रूप में चलता है, प्रकाश फोटॉन के रूप में चलता है, जब ये धातु की सतह पर पड़ता है, धातु की सतह पर पड़ता है, तो जो धातु में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होते हैं, उनका उत्सर्जन होने लगता है, वो निकल कर भागने लगते हैं, फ्री होकर इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और यहाँ पर देहली तरंग दैर्घ्य की बात की जा रही है। देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? यानी वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ध्यान रखना, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ये बोलना बहुत जरूरी है। यानी वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उसे कहा जाएगा देहली तरंग दैर्घ्य। यानी वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसे कहेंगे देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, आप साइड में डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंगा। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है, ये निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण और त्रिज्या R के कारण, त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको एक बार बना भी देता हूँ इस चित्र को। कुछ ये सेमी सर्कुलर शेप का बना हुआ है, सेमी सर्कुलर शेप का बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक। ये लंबाई कितनी है? ये मान लेते हैं, तो लंबाई दी गई L है, इधर भी हम मान लेते हैं ये लंबाई जो है L है, ठीक। और इसका सेंटर ये O हो गया। इसको आप यहाँ से, जैसा कि एरो से दिखाया गया है, ये R दिया गया, ठीक। इस प्रकार से ये करंट की डायरेक्शन दी गई गाइस। तो इसके सेंटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, पहला क्या कह रहा है? पहले इसकी प्रत्येक L लंबाई के कारण, ठीक है, L लंबाई के सीधे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वायसोवर्ट का नियम क्या होता है? V बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो लंबाई, इस लंबाई के अनुदिश, यानी ये लंबाई जो है, इस लंबाई, ये लंबाई इस बिंदु O के साथ कैसा एंगल बनाएगी? 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। यानी थीटा, ये लंबाई, ये लेंथ और ये लेंथ बिंदु O के साथ कैसा एंगल बनाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा? थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 0 या 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो, 0। साइन 0 की वैल्यू 0। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इस लंबाई L के कारण। आइए निकालते हैं इसकी त्रिज्या R के कारण ऊपर, ठीक। त्रिज्या R के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो फार्मूला सेकंड देखेंगे, सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। जो फार्मूला होता है कि वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है?
बी बराबर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 त्रिज्या आर लिख देंगे। बट ये पूरा सर्कल के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये सेमी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 आई अपान आर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए त्रिज्या आर के कारण। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट, सेकंड का चाचा जी आ गए। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं? दो ऐसे प्रकाश स्रोत, ठीक है, दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच समय के साथ कलांतर फेज एंगल, ठीक है, समय के साथ कलांतर ना बदले या नियत रहे। बाकी आप साइड में देख पा रहे हैं डेफिनेशन, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसे भी। नहीं, दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच समय के साथ कलांतर नियत रहे, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को क्या कहेंगे? कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, निखंडसा हम हल करेंगे तीसरे का, ठीक है, खंडसा तीसरे का हल करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, विद्युत चुंबकीय तरंग की डेफिनीशन। विद्युत चुंबकीय तरंग की डेफिनीशन पूछ रहा है प्रश्न में। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, लेकिन बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। जब विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो जो ऊर्जा है तरंगों के रूप में फैलने लगती है। जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में फैलने लगती है। इन्हीं तरंगों को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नोट कर लेंगे आप, साइड में देख रहे हैं। इनकी विशेषता भी बताना है, हाँ, इनकी विशेषता ही बताना है, सोइए नहीं, यहां ध्यान से देखिए। इसकी स्पेसिफिकेशन, विशेषता, ठीक है, सो रहे हो भाई, थोड़ा सा मेहनत कर लो, महीने 2 महीने बचे हैं पेपर के। इसकी विशेषता बताना है, तो विशेषता भी आप देख पा रहे हैं साइड में। विशेषता क्या होती है हम आपको ऐसे भी बता दे रहे हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सबसे पहली चीज, ये निर्वात में चल सकती हैं, यानी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, फर्स्ट। सेकंड, ये प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ती है, सेकंड। थर्ड, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ, ये त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे जो होती हैं त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, बाकी आप और कुछ चीज़ें उधर साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग की एक विशेषता है। और जो
वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो ये प्रकाशीय, ठीक है, प्रभाव को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रकाशीय प्रभाव दिखाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रकाशीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आप इनकी विशेषता में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी साइड में आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, तीसरे का खा, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर दिया गया है कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -13.6, फिर से नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की जो ऊर्जा होती है उसके लिए फार्मूला -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला है। और यहां पर जो ऊर्जा दी गई है, ठीक, ये Nv कक्षा के लिए है, जो ऊर्जा दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ये है -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस प्लस हो जाएगा। यानी स्क्वायर बराबर एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। भाग करेंगे 4 चौक 16, 4 3 12 13, यानी स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। और n बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, n बराबर 2 आ गया। अब कह रहा है कोणीय संवेग बोहर का परमाणु मॉडल। अभी हमने बहुविकल्पी में क्वेश्चन संभवतः देखा था, ठीक है। तो जहां पर कोणीय संवेग mvr, इसको कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यहाँ पर n आप रख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। h प्लांक स्थिरांक 6.6 × 10⁻34, ये क्या होता है 2, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप बताइए कितना आएगा। नहीं आया, मैं बता देता हूँ आपको, 2.10⁻34 जूल सेकेंड आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे का खा। आनंद आ रहा है कि नहीं, बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। तो ये सूत्र के साथ आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। फार्मूले के साथ इन क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अब फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 3 का गा, पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। 3 कंडीशन होती है। तो अब सबसे पहले आप समझिए कि पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, डिटेक्शन कैसे पता करेंगे कोई प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है, पार्शियली पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है। तो कैसे इस चीज को हम कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रकाश है उसको हम पोलेराइड से गुजारा जाता है और निर्गत प्रकाश को हम देखते हैं, ठीक है। पोलेराइड से गुजारा जाता है और पोलेराइड से गुजारा जाता है। तो आइए इसको हम 3 पॉइंट्स में इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज
जो निर्गत प्रकाश होता है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यदि आपतित प्रकाश, यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित है, अध्रुवित है, यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित है, यानी अध्रुवित है, तो कैसे पोलराइड उसका कंफर्मेशन करेगा, ठीक है, इस चीज का कंफर्मेशन पोलराइड कैसे करेगा कि प्रकाश अध्रुवित है। तो पोलराइड को क्या करेंगे, यदि पोलराइड को घुमाया जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है। यदि पोलराइड को क्या करें, हम एक बार रोटेट कर दे एक पूरा चक्कर, तो यदि निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो नियत रहती है, यानी वो चेंज नहीं होती, निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती, तो यह समझा जाएगा कि जो प्रकाश है वह अध्रुवित है। अगर पोलराइड से प्रकाश को गुजारा जाए और निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो समझ लीजिए कि प्रकाश अध्रुवित है, अनपोलराइज्ड है। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। और जो अनपोलराइज्ड प्रकाश होगा, जो उसकी तीव्रता होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के आधे के बराबर होगी। इसको आप जानते रहिए, नोट कर लीजिए। सेकंड, यदि आपतित प्रकाश ध्रुवित है, इस चीज की कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो इसको कंफर्म करने के लिए पोलराइड को, यानी पोलराइड से प्रकाश को आप पास कराइए, एक पूरा चक्कर पोलराइड को घुमाइए। अगर प्रकाश की तीव्रता किसी भी स्थिति में शून्य हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है, पोलराइज्ड है। बिल्कुल राइट, प्रकाश क्या है, पोलराइज्ड है। यानी जो पोलराइड है उससे प्रकाश को अगर हम गुजारें, वहां से पास कराएं पोलराइड से, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता किसी स्थिति में, एक पूरा चक्कर घुमाने में किसी कंडीशन पर अगर शून्य आ जाती है, तो आप ये समझिए कि जो प्रकाश है वो ध्रुवित है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, यदि आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित है, आपतित प्रकाश जो है आंशिक ध्रुवित है, यदि आपतित प्रकाश आंशिक लिखिएगा, आंशिक ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है, ठीक। यदि आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित है, तो उस केस में क्या होता है, यदि आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित है, तो इसकी कंफर्मेशन कैसे करते हैं, जब प्रकाश को पोलराइड से पास कराया जाता है और जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता किसी स्थिति में अशून्य, न्यूनतम बट अशून्य हो, न्यूनतम बट अशून्य हो। यहां पर तीव्रता क्या होती है, 0। यहां पर तीव्रता आई जो होती है निर्गत प्रकाश की तीव्रता मिनिमम होती है, बट नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में कहा जाएगा जो आपतित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित है, पार्शियली पोलराइज्ड है, ठीक। तो ये होता है, ऐसे हम पोलराइड से ये कंफर्म करेंगे प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का घा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका।
खंडसा का ये लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का घा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर 10 की घात माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होने की बात कर रहा है, तो तीसरे का कौन सा है, घा। ठीक है, जागते रहिए भाई, और जो जाग रहे हैं ध्यान से देखते रहें, फोकस अपना बना के रखें। तो यहां पर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, रेडियस r बराबर दिया गया 5.0 10 की घात माइनस 11 मीटर, और जो वेलोसिटी दी गई है वो 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, ये दी गई वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण यानी यम, चुंबकीय आघूर्ण मतलब यम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो यम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, बट आई तो पता ही नहीं, आई कहां से निकालेंगे। तो आई इक्वल क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, बस आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन टी, बट इलेक्ट्रॉन के लिए तो E अपॉन टी लिख देंगे। ए क्या होता है, रोटेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टी क्या होगा, टी बराबर, टी क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल में दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, टी बराबर दूरी बटे चाल, आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूरी बटे चाल वी वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, इस पाई से इस पाई, ये पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ई वी आर अपॉन 2। ठीक, ई वी आर अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। वेलोसिटी कितना दिया गया है, 2 गुणे 10 की घात 6, और रेडियस कितना दिया गया, 5 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर। ठीक है, बटे 2, इसको आप कैंसिल कर लेंगे, 16 पंचे 80, ये 8 आ गया भैया, 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर 11 19 30 माइनस 30 प्लस 6 माइनस कितना आ जाएगा 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये था कैपिटल एम। ठीक, ये था इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। तो 10 की घात माइनस 19 10 की घात 6, ठीक है, ये कितना है, 10 की घात माइनस 11 19 कितना हो जाएगा 20, ओ सॉरी ये 20 होगा, नहीं 30 होगा, नहीं 10 2 30 30 माइनस 30 प्लस 6, ठीक, राइट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये पहला पार्ट था सेट 2 346 JT का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।